हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद मी। आयशा एवन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ अतीत भाग 2, ठीक है। और 7th क्लास का ये चैप्टर है। 7th क्लास का ये चैप्टर है, ठीक है। और चैप्टर भी 7 ही है, तो ये हमारे लिए है 7। इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं, 1 to 10, ठीक है। तो 7 करवाने के बाद 3 और रह जाएंगे, वो भी मैं जल्दी कोशिश करूँगी जल्दी बना दूँ। अब ये हमारा आता है 7 चैप्टर में जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। देखिए, जनजातियाँ क्या होती हैं कि एक समूह में कुछ थोड़े से लोग जहाँ पर रहते हैं उनको जनजातियाँ बोलते हैं। खानाबदोश एक जगह टिककर नहीं रहते हैं, ये क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर अपने आप को लेकर जाते हैं, ये समूह में रहते हैं, ठीक है। ये चैप्टर जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारी जो जातियां हैं वो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। उत्थान मतलब एकदम से उठ जाना और पतन मतलब खत्म हो जाना। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादन गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन हुए, और लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि जो है अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीके से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, ये समझना थोड़ा सा महत्वपूर्ण है ना। ये देख सकते हो आप, ये है जनजाति, ठीक है। ये देखो, देखो अच्छे से। अब कह रहा है जनजातीय नृत्य, संताल चित्रखर्रा। अब देखो, महत्वपूर्ण हुआ है, इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज, वर्ण व्यवस्था, वर्ण नियम अनुसार। वर्ण क्या होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, 4 वर्ण: ब्राह्मण, क्षत्रिय, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, वैश्य, तीसरा, चौथा है शूद्र। ये मैंने पहले वाली वीडियो में बहुत बार समझाया है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, और क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से यानी पेट से, जांघ और पेट से, और शूद्र जो है पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ये एक काल्पनिक है। ये ऐसा समाज हमारा वर्ण व्यवस्था वर्ण के अनुसार बटा हुआ था, जिसमें अच्छी स्थिति इन दोनों वर्णों की थी, ये दोनों समान ही रहते थे। सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति शूद्र वर्ग की थी, क्योंकि वो तीनों वर्णों की सेवा करता था, ठीक है। इनके साथ ही व्यवहार बुरा होता था। तो इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियमों बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए। इनमें ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। ज़्यादा जटिल मतलब और ज़्यादा मुश्किल हो गया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई सामाजिक ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता रहा है। प्रत्येक समाज के सदस्य नातेदारी के संबंध से जुड़े होते थे। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविका उपार्जन करती थीं। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे, ठीक है। तो कुछ
कुछ जनजातियाँ जो हैं नाते रिश्तेदार के संबंध भी बनाती थी, खेती के लिए जीविका उपार्जन करती थी, यानी पैसे कमाते थे, है ना। और कुछ जातियाँ शिकारी और संग्राहक और क्या करते थे, पशुपालक भी थे, यानी पशुओं को भी पालते थे। वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी, वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद को बनाए नियमों के आधार पर परिवार के बीच इसका बंटवारा करते थे। तो खानाबदोश आप समझ गए। ये खानाबदोश एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि चरगाहों पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जातियां फली फूली, सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, दूसरे दुर्गम जगहों पर निवास करती थीं। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाज के साथ उसका टकराव होता था। कई मायनों में इन जातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और उसका अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया, लेकिन जाति आधारित और जातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरत के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध में दोनों तरह के समाज को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। ठीक है। तो ये हमारे इस उपमहाद्वीप में देखो कुछ पहाड़ी इलाका है हमारे उपमहाद्वीप में, तो यहाँ पे कुछ पहाड़ों में, जंगलों में, रेगिस्तानों में ये जातियाँ जो हैं बस गईं। इनका विभाजन जो है इनके बीच में आपस टकराव भी होता रहता था। आज़ादी बरकरार रखने के लिए अपनी संस्कृति को बचाते थे और दोनों जब जातियाँ मिलती थी तो एक दूसरे पर टकराव होना ज़रूरी रहता था। इन दोनों में दोनों के जो समाज थे वो धीरे धीरे बदलते थे और काम अपना करते थे। ठीक है। अब कह रहा है उपमहाद्वीप का एक भौतिक मानचित्र लेकर वे इलाके बताएं जहां जातीय लोग रहते थे। तो नीचे अभी मैप आएगा, उसको आप देखना फिर समझना। ठीक है। जनजातीय लोग कौन थे? ठीक है। देखो हमारा समाज जो है वो 4 वर्णों में, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, ये आप देखोगे। जनरल सामान्य, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, एसटी शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है। तो समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। कुछ अपवादों को छोड़कर तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपरा हर नई पीढ़ी को विरासत में मिली थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुग़लों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लगान, लगहा और अरघुन, है ना, लगान और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी, बलोच। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले के छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। पश्चिम हिमालय में गडरियों का जनजाति भी रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्व भाग पर नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरा प्रभुत्व था। तो पहले मैं अभी यहाँ पे बीच में यहाँ पे रोकती हूँ और पहले मैं आपको मैप दिखाती हूँ ताकि जब भी आपको समझ में आए। देखो ध्यान रखना कि मैं आपको नागा, अहोम, है ना, और गडियोरो और एक और जनजाति आई थी ऊपर, खोकर,
खोकर। तो ये मैं जनजाति आपको दिखाती हूँ, सारी जनजाति ही दिखाऊंगी, तो ध्यान रखना। ठीक है, ये है बलूची, बलूची, गक्खर, जुझुहा, जंजुहा, खोखर, ये अभी आया था ना खोखर, लग्हा, अरघु, ये भी जनजाति अभी आई है, समास, है ना। और यहाँ पे भील, ये भील भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना इसको। ठीक है, और कोली, जाटवास, मैं बताते चलूँगी जो जो इम्पोर्टेंट है। अब ये अहोम अभी तो आई है, ये नागा, ये भी इम्पोर्टेंट है, खासी, कोच, मुंडा, संताल, चोर, है ना। अब इनमें इम्पोर्टेंट कौन है, देखो खासी है, नागा है, संताल है, चेर है। ठीक है, फिर है गोंड, बेगस, गोडवाना, ये इम्पोर्टेंट है, खोड़, ये भी इम्पोर्टेंट है, भील, ये इम्पोर्टेंट है, कोली, कटा, क्रीसीन, बेदार, बेदाद, कोरागा, कोयास, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। फिर आपने आगे आता है बदागस, बेतर और मारवार, है ना। ये हमारी जनजातियाँ हैं, क्योंकि ये जनजातियों से रिलेटेड है तो इसमें राज्य तो दिखेंगे नहीं आपको। ठीक है, ये अरब सागर है, लक्षद्वीप, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार समूह द्वीप। ठीक है, अब ठीक है, हाँ, तो मैंने यहाँ तक पढ़ दिया था आपके लिए। अब ये कुल क्या शब्द है, कुल देखिए कि कुल क्या होता है, परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं, तो यही कुल होते हैं। अब ये कह रहा है मौजूदा बिहार झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदाश शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर, देखो मैं दोबारा से ऊपर दिखाती हूँ, चेर ये रही। तो इस टाइम चेरों को परेशान किया गया मुगल काल में, औरंगजेब के समय। चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया गया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजाति में मुंडा और संताल थे। मुंडा और संताल अभी मैंने दिखाया था। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद और दूसरी जनजाति के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरआंगा, वेतर, मालवार और दूसरी जनजातियों का विशाल आबादी थी। भील भी बड़ी जनजाति पश्चिमी मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी के अंत तक आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोगों बड़ी आबादी में फैल चुके थे। तो मैं दोबारा से आपको मैप दिखाती हूँ, ये देखो। अब गोंड जनजाति कहाँ है, देखो ये जो गोंड है ना, गोंड यही है गोंडवाना और ये है गोंड। ठीक है, ये है गोंड और गोंडवाना। अब यहाँ इधर कौन है, भील, कोली, है ना, और बेराद, ये जनजाति भील ये रही। ठीक है, दो जगह है भील, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर हो गई। ठीक है, इधर कौन सी थी, संथाल और मुंडा, ये रही संथाल और मुंडा, चेर, है ना। ये सब ध्यान रखना आप, ये जनजातियों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब यहाँ पे देखो, ये कह रहा है रात में भी लोग हिरण का शिकार कर रहे हैं। तो ये देखो, ये है हिरण और ये कौन सी जनजाति है, भील जनजाति है, भील। ठीक है, भील जनजाति है। अब ये नीचे आते हैं
क्या कह रहा है, खानाबदोश और घुमोतू लोग कैसे रहते हैं। घुमोतू मतलब एक जगह टिककर नहीं रहते हैं, वो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। ठीक है, तो ये आप मैप में देख सकते हो। पहले मैं इसको पढ़ देती हूँ ताकि ये चित्र आपको जो अच्छा सा लग रहा है, इतनी अच्छी ड्राइंग्स हुई हुई है इसमें, ये क्या है। ठीक है, कह रहा है घुमोतू व्यापारियों की श्रृंखला भारत के बाहरी दुनिया से जोड़ती है। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उन्हें ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजार तक पहुंचाते थे। तो ये क्या लेकर जा रहे हैं, मेवा, और ये मध्य एशिया से भारत लाए हैं और अन्य व्यापारी इनको कहाँ तक पहुंचाएंगे, बाजारों तक। ठीक है, हाँ जी, अब अपने टॉपिक पर आते हैं कि खानाबदोश और घुमोतू लोग कैसे रहते थे। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादक पर निर्भर था। वे खेती और गृहस्थलों में से अनाज, कपड़ा, बर्तन ऐसे ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों को धुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते आते वे सामानों को खरीद फरोख्त करते थे। खरीदना फरोख्तना मतलब लेना, पैसे देके खरीदना, और उनका भी खरीद। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। बंजारों का कारवा क्या कहलाता था, टांडा। ये आ जाता है टांडा क्या है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की धुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने स्मरणों में लिखा है, अपनी किताबों में लिखा है कि बाजरे विभिन्न इलाके से अपने बेलों पर अनाज लेकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियान के दौरान वे मुगल सेना के लिए खदानों की धुलाई का काम करते थे। किसी विशाल सेना के लिए 1 लाख बेल अनाज ढोते होंगे। ठीक है, तो सेना जब युद्ध के लिए जा रही है तो उनके लिए अनाज लेकर जाया जा रहा है। कह रहा है कहीं पशुचारी जनजातीय मवेशी और घोड़े जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। मोटे मोटे फेरी वाले भी विभिन्न जाति भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करते थे। भ्रमण मतलब घूमना। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षु लोग भी घुमोतू सौदागर का काम करते थे। नृतकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जनजाति थी, जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसके कॉलम पढ़ देती हूँ फटाफट से। अब देखो, खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमोतू लोग होते हैं और इनमें से कई पशुचारों भी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृद्ध, रेवड़ मतलब जो जानवरों के बच्चे जो होते हैं ना, के साथ एक चरगाह से दूसरे चरगाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक, अन्य तमाशबीन, भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते थे जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था, है ना। तो खानाबदोश लोग अपनी वापस उसी जगह पे भी आ जाते थे। अब बंजारे कौन होते हैं। बंजारे देखो, 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। पीटर मंडी क्या कहते हैं, देखो कह रहा है, सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई। टांडा मतलब समूह, है ना, ऊपर बताया मैंने, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उस भारवाहकों से मिलता जुलता था जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं।
अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध था वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वे महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे से बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंड मौसम में भी अपने गाय बैलों पर वे सामान उतारने के बाद वे उन्हें चराने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये जनजातियों के बारे में, बंजारों के बारे में वर्णन है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि मुश्किल हो और समझ में ना आया हो। पता करें कि आजकल गांव में शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। बंजारे के तरीकों से ये कैसे मायनों में भिन्न है। समान है तो हमारे टाइम पे तो ट्रक वगैरह में आता है। ठीक है, अब ये कह रहा है काशी मगरमच्छ कुटिटिया कोंड जनजाति उड़ीसा। तो ये काशी का एक मगरमच्छ है। ठीक है, अब आते हैं बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों को आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियाँ सामाजिक समूहों को जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पकारों, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मण द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। अब 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते श्रेणियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत काफ़ी इजाफा हुई। वे हूणों, चंदेल, चालुक्य या कुछ दूसरे वंश परंपरा से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजाति में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुरोहित शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्र थे जहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। तो ऐसा तो नहीं है कुछ भी समझ में नहीं आया हो, है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, मैं समझा देती हूँ कि 11वीं-12वीं सदी में क्षत्रियों के बीच राजपूत गोत्रों की ताकत काफ़ी बढ़ गई। हूणों, चंदेल, चालुक्य जो थे वो दूसरे वंश से परंपरागत थे। ठीक है, राजपूत उन्होंने कई अपने राजपूत चुने, शासकों की जगह ले ली और कृषि में जो है कई परिवर्तन किए। इससे क्या हुआ, इनके शक्तिशाली राज्यों का निर्माण हुआ और इनके पास खूब दौलत हुई। ठीक है, अब शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों ने समर्थन में कई जनजातियां जातीय व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल कुछ प्रमुख परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो गए। उनकी बहुसंख्या आबादी समाज की छोटी जाति से ही जगह बन पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजाति ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया। वे जाति व्यवस्था को नकारते थे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्य की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुई सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास में इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे दिए गए। तो मैं उदाहरण बाद में पढ़ूंगी, पहले ऊपर में पढ़ देती हूँ जो कॉलम हमारे रह गए हैं। ठीक है, तो जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोडन देयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेखों में ब्राह्मणों की एक सभा हुई। विचार विमर्श का वर्णन है कि वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग
की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उनमें उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए, जिसमें वास्तुकला, रथों, गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियाँ स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना और मंडप बनाना, राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। तो जो ये जनजाति थी ये वाले काम भी करते थे। अब ये कह रहा है गौड़ महिला, मैंने आपको ऊपर गौड़ जनजाति दिखाई है ना, गौड़ महिला। तो आप ये जो आप पहरा पढ़ोगे उसमें ये स्थानांतरणीय कृषि आएगा। तो ये क्या होता है यहाँ पे देखो, किसी वानप्रस्थ के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। ये क्या होता है, बो दी जाती है मतलब कोई फसल लगाई और उसके बाद उसको जला दिया और उसकी राख जो बच गई उसी में ही फसल बो दी। ये ज़मीन अपनी उर्वरकता खो देती है, तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और उस तरह से फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो ये है स्थानांतर कृषि। कह रहा है नज़दीक से एक नज़र, है ना। तो गौड़ लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि यानी जगह बदल कर खेती करते थे। विशाल गौड़ जनजाति के छोटे छोटे कुलों में बटी हुई होती थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गौड़ राज्य छोटे गौड़ सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़ कटगा के गौड़ राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों को प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकरण हो रही थी। राज्य गौड़ों में विभाजित थे, हर गौड़ किसी खास गौड़ कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिसे 84 कहा जाता था। चौरासी का उपविभाजन बरहोती में होता था, जो 12 गांवों को मिलाकर बनाते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गौड़ समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूल बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मणों समाज में गौड़ राजाओं ने अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गौड़ सरदारों को अब राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़ कटवा के गौड़ राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उनके पुत्र दलपत ने मोहबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1665 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटवा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उनकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। ये गढ़ कटवा एक समृद्ध राज्य है। इसमें हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंड को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुयत में हाथियां लिए। उन्होंने राज्य की एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़ कटगा के पतन के बावजूद गौड़ राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेल और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। तो ये आप गौड़ के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, कैसे एक महारानी ने अपने राज्य को संभाला और बाद में उसका क्या हुआ, विनाश हो गया। मैं ऊपर देख लेती हूँ कुछ रह तो नहीं गया हमारा। नहीं। अब ये मैं आप समझा देती हूँ। मैं ये क्या कह रहा है, देखो
ये क्या कह रहा है कि जो ये चीज़ है यानी सीधी जो लाइन है ये है सूबा सीमा और ये है सरकार। तो सूबा सीमा यानी कि ये लाइन है ना, और सरकार ये जो आपको कट कट के दिख रही है। तो ये है गोंडवाना, ठीक है। और इसके अंदर पहले मैं नदी पढ़ देती हूँ, नर्मदा नदी और ताप्ती या तापी नदी। ये है बारोगढ़, ये है चारूगढ़, ये है कोलिंगा और ये है गोराहा, ठीक है, गोराहा। और ये है बनडोलगढ़, मांडला, है ना, गोंडवाना। तो यहीं की बात हो रही थी गोंडवाना की, ठीक है। अब ये चित्र देखो आप अच्छे से। फिर कह रहा है एक नक्काशी दरवाज़ा, गोंड जनजाति, बस्तर क्षेत्र, मध्य प्रदेश। तो ये गोंड जनजाति ने बनाया है। अब आते हैं मुगल लोग गोंड प्रदेश पर कब्जा क्यों चाहते थे? क्योंकि वहाँ की जो थी आबादी, वहाँ के जो संसाधन थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है। देखो अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूया यानी भूस्वामी लोगों को पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियो यानी 1523 और कोच हाजो यानी 1581 के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोम ने एक बड़े राज्य बनाने और उसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों में पहले अयोग्य अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम में कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों में अहोम राज्यों पर हमला किया। मुगलों पर ही गोंडों ने किया था, ठीक है। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, ये भी हार गए। लेकिन उन क्षेत्रों पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रहा। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में पाइक माने जिनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया। स्थानांतरित मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोगों को भेजना। इस प्रकार अहोम कूट टूट गया। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध पूरा होते होते शासक खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुषों युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवा प्रदान करते थे। दूसरे समय में भी वे बांध सिंचाई व्यवस्था इसलिए कि इस इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों से जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके अमल में लाए। अहोम समाज स्कूलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। कहाँ दस्तकारों की बहुत कम जनजाति थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकर निकटवर्ती क्षेत्रों से लाए गए। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा जब तक उसे वापस नहीं ले सकता। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं को उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव से बढ़ोतरी हुई और मंदिरों और ब्राह्मणों के राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया, लेकिन अहोम राजाओं ने दूसरे धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक अवस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था। बुरंजी नामक एक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा।
अब मैं आपको ऊपर का पढ़ के बता देती हूँ। कह रहा है पूर्वी भारत के जनजातीय, पूर्वी यानी जहाँ पर हमारा असम है, नागालैंड है ना। ये तो देखो मैं जिस जनजाति की पढ़ाई करवा रही थी अभी आपको, वो है अहोम, है ना। तो ये है नेपाल, ये हमारा देश नहीं है, भूटान, है ना। और ये है हमारा बांग्लादेश, और ये है म्यांमार, ठीक है। ये हमारे देश नहीं है। अब यहाँ पे हमारी जो है ये है कोच, गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ी भी है और जनजाति भी है, ठीक है। काचरिस नागा जनजाति, चुंटिया और मेरिस और डफलास, ठीक है, ये है जनजातियाँ। अब ये क्या है, ये है हमारा देखो कान के आभूषण, कबोई नागा जनजाति, ये कहाँ पे पहने जाते हैं, मणिपुर में। आपके विचार में मुगलों ने अहोम प्रदेश को जीतने का प्रयास क्यों किया, तो आप खुद ही अपनी भाषा में बताएं। अब निष्कर्ष हमें कहता है कि जिस युग को हम चर्चा में आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहते। इस आदान प्रदान में दोनों तरह के लोगों के समाजों में अनुकूल और बदलाव भी प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जातियां आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और संतानी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया मतलब मना कर दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की कि इस तरह से राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने इन्हें बेहतर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष को स्थिति में ला खड़ा किया, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। ऊपर कुछ रह तो नहीं गया हमारा, नहीं। अब आते हैं मंगोल, ये अन्यत्र आ गया। तो अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढो। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारकों और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी, है ना। वे मध्य एशिया में घास मैदानों जो कि स्टेपी और थोड़े उत्तर प्रदेश की ओर से वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में जब चंगेज खान ने मंगोलों और तुर्की जनजाति में एकता पैदा करने उसे एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय 1227 वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। कौन? चंगेज खान। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप, चीन और मध्य पूर्वी का खाका बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था थी। ये विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी, ठीक है। अब कल्पना के लिए क्वेश्चन आता है कि आप एक ऐसे खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने बाद अपना निवास स्थान बदलता है। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी आप एक जनजाति हैं और अपने आप को आप हर 3 महीने बाद कहीं दूसरी जगह पर पाते हैं, तो आपके जीवन पे ऐसा क्या पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं अपने शब्द पर। बीजक शब्द है हमारा, बीज शब्द है वर्ण, जाति, टांडा, गढ़, चौरासी, बरहोत, भुइयाँ, पाइक, खेल, बुंजरी और जनगणना। ये शब्द आप देख लेना। और ये हमारा चैप्टर हो चुका है। आई होप आपको मेरा चैप्टर जो है समझाना समझ में आया हो। और आपको अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है अपनी कमेंट बॉक्स में पूछिए। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, भारत का नाम रोशन करते रहिए। पढ़ोगे तो हमारा समाज जो है आने वाला और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं आपसे यहीं विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम देने के लिए मुझे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही भारत का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।